नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गोवा में मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण आज। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, जनता के मत को नकारने का आरोप। मणिपुर में बीजेपी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। कांग्रेस ने लगाया जोड़ तोड़ का आरोप। संसद में आज उठ सकता है मुद्दा। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से 24 घंटे में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन। भारत ने कही मुंहतोड़ जवाब देने की बात। रोकी गई पुंछ रावलकोट बेस सेवा। चकंदाबाग में व्यापार केंद्र बंद। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी। संसद ने दी ब्रेक्जिट विधेयक को मंजूरी। शाही सहमति के लिए आज भेजा जाएगा प्रस्ताव। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को एक स्थान का नुकसान। बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर खिसके अश्विन। ऑलराउंडरों में फिर नंबर 1। रांची में 16 मार्च से तीसरे टेस्ट की तैयारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज शाम गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रक्षा मंत्री के पद से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है और वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर गोवा की कमान संभालने की तैयारी में हैं। बीजेपी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री पर्रिकर को आज गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वो आज शाम पणजी में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पर्रिकर के साथ लगभग 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य इकाई के अध्यक्ष विजय तेंदुलकर ने बताया कि 3 या 4 विधायकों के साथ गोवा फॉरवर्ड पार्टी और एमजीपी के 2 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। अमित शाह जी, राजनाथ जी आ रहे हैं, गडकरी जी आ रहे हैं। कितनी संख्या रहेगी कल? कितने लोग तो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की नहीं, वो मैं कल ही आपको बता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। पर्रिकर ने 40 सदस्यों की विधानसभा में 21 सदस्यों का समर्थन का दावा किया है। इनमें बीजेपी के 13, एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। आज के लिए हमको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और जहाँ तक मेरी क्वेश्चन है वहाँ डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है और इसलिए हम लोग इसको हिसाब से बोले हम लोग और इसके लिए हम आगे जाएंगे। गोवा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। बीजेपी को 13 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी ने अन्य दलों के साथ मिलकर 21 का जादुई आंकड़ा हासिल करने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कम सीटों के बावजूद बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। पार्टी ने बीजेपी के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है, जिस पर आज सुनवाई होगी। दूसरी तरफ पार्टी इस मुद्दे को आज संसद में भी उठाएगी। कांग्रेस ने गोवा में बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर को सरकार गठन का निमंत्रण देने के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत याचिका की तुरंत सुनवाई करने पर सहमत है और आज सुबह 11 बजे याचिका पर सुनवाई होगी। गोवा कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत कौलेकर की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के राज्यपाल के फैसले को रद्द किया जाए और उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भी रोक लगाई जाए। गोवा गवर्नर ने मनोहर पर्रिकर जी को अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर करके, वो बात गलत है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गोवा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिए बिना मनोहर पर्रिकर को सीधा चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना ये बहुत गलत बात है और ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो हुई है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हमारा पिटीशन एडमिट होके 11 बजे हियरिंग है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सत्ता के लिए छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को लुभाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि पैसे की ताकत ने जनता की ताकत पर जीत हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि गोवा में पैसे की राजनीति और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी को सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जोड़ तोड़कर सरकार बनाने का आरोप भी लगाया। ये प्रेशर बिल्डिंग है और डेमोक्रेसी को खत्म करने की बात है और लेवल प्लेइंग ग्राउंड न रखते हुए ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को इस्तेमाल करके गवर्नरों के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल के ये सारी चीजें वो कर रही है। गोवा में कांग्रेस विधायकों का एक समूह नाराज है और राज्य विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रहने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। पर्रिकर ने रविवार को ही राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के बाद 15 दिन के भीतर पर्रिकर को बहुमत साबित करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए तमाम सरगर्मियों पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, एक तरफ मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और साथ ही आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है पणजी में 10 बजे। तमाम सरगर्मियां हैं आज। तो सरकार गठन को लेकर गोवा में किस तरह की कवायद रह सकती है, किस तरह की सरगर्मियां रह सकती हैं? जी देखिए प्रीति, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कल मूव की है कांग्रेस पार्टी, उसके बाद तमाम दारोमदार सुप्रीम कोर्ट से आने वाली खबर पर रहेगा कि वहां से क्या निकल कर आता है। 11 बजे जब जस्टिस JS खेहर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद किस तरह के साक्ष्य कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश किए जाते हैं और उनकी दलीलों में कितना दम होता है, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट आज इसका कुछ निर्णय करे, उसके बाद तमाम इस गतिविधियों पर क्या असर उसका पड़ेगा, उस पर यह निर्भर करता है कि आने वाले समय में किसकी सरकार वहां पे बनेगी। और आज जो शाम को 5 बजे मनोहर पर्रिकर का बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण होने वाला है, वो होगा कि नहीं होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट के आज के सुनवाई के बाद ही तय हो पाएगा। जिस तरीके से 13 सदस्यीय विधानमंडल जो बीजेपी का है, उसने अपना नेता के तौर पर मनोहर पर्रिकर को चुना है और आगे चीफ मिनिस्टर बनाने की हाईकमान से मांग की थी। उसके बाद इस तरीके से तीन निर्दलीय, 3 गोवा फॉरवर्ड पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सदस्यों ने मनोहर पर्रिकर के पक्ष में बीजेपी को समर्थन दिया था और उसके बाद जब गवर्नर ने उनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है, इस तमाम पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दी है। और इसी तरह का एक मामला जो है पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिला था। हालांकि वहां पे सरकार के गठन को लेकर समस्या नहीं थी, एक चलती हुई सरकार को जिस तरीके से टॉपल किया गया था वो मसला था, लेकिन ठीक उसी तरह का संवैधानिक मसला है। और आज जब ये फैसला होगा, इस मसले का जब निपटारा किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसमें गोवा की सरकार के साथ साथ राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको भी एक तरीके से दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, दोबारा से उसको परिभाषित किया जाएगा कि आखिर इस तरीके की जो, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि बड़ी जो पार्टी होती है, जो बड़े जिसके ज्यादा विधायक होते हैं, उसको सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। लेकिन क्योंकि 13 विधायकों की पार्टी को जिसने पोस्ट अलायंस किया है, उसको भी मौका दिया गया है और 15 दिन में बहुमत साबित करने का दिया गया। ये इतनी साधारण बात नहीं है, आमतौर पर ऐसा देखने में कम आता है। इसके साथ साथ जो प्रभाकर टिम्बले गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष हैं गोवा प्रदेश के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से गोवा फॉरवर्ड पार्टी लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके चुनाव जीती है और आज चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है बीजेपी को, उसके विरोध में उन्होंने ये काम किया है। और उनका कहना है कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों का बीजेपी को समर्थन देना वो जनता के जो मैंडेट है उसको कहीं न कहीं डिफाई करता है और ये आचरण ठीक नहीं है, क्योंकि गोवा की जनता ने जिस तरीके से गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 4 में से 3 सीटें दिलाई हैं, वो बीजेपी के कुशासन के खिलाफ दिलाई थी, ये कहना है प्रभाकर टिम्बले का। तो यानी ये तमाम घटनाक्रम पर नजर रहेगी और जिस तरह से आप बता रहे हैं, जाहिर तौर पर सबकी नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला देती है और आज शाम मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण होता है, तो जाहिर तौर पर नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह शोरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। गोवा से अलग मणिपुर की अगर बात करें तो सोमवार को बीजेपी ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। पार्टी ने कहा है कि उसके पास सरकार गठन के लिए बहुमत है। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने भी कहा है कि वो बीजेपी के दावे से सहमत है। हालांकि कांग्रेस ने दूसरे नंबर की पार्टी के सरकार बनाने के दावे पर सवाल खड़ा किया है। मणिपुर में नई सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। कल देर शाम निवर्तमान मुख्यमंत्री इवोबी सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने
इबोबी सिंह को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा है। I didn't ask him or anybody that you prove your majority. But I have the documents of the BJP president along with they paraded the people. दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए फुटबॉलर से राजनेता बने नोंगथोम्बम बीरेन सिंह को चुना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर की मौजूदगी में बीरेन सिंह के नाम का ऐलान किया गया। पार्टी की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बीरेन सिंह को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिल गया है। He has the support. The Bharatiya Janata Party will be forming the government with the support of 2-3 parties, the Naga People's, the NPF, the NPP, the LJP, and certain other duly elected MLAs. I think the picture is very clear and there is no confusion at all. The numbers are clearly with us. The BJP and the NPP and the other parties that have come together have the required numbers now to form the government. कांग्रेस ने बीजेपी के सरकार बनाने के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को कहा कि राज्य में दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी सरकार नहीं बना सकती। उन्होंने राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी पर जोड़ तोड़ का आरोप लगाया। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी के खाते में 21 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी नगा पीपुल्स फ्रंट और नगा पीपुल्स पार्टी के 4-4 विधायक हैं। राज्य में एलजेपी, टीएमसी और निर्दलीय के खाते में एक सीट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए रुक करते सीधा अपने संवाददाता अखिलेश सुमन का। अखिलेश, सरकार बनाने का दावा बीजेपी की तरफ से पेश किया गया है, लेकिन कांग्रेस यहां पर भी आरोप लगा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। क्या कोई और कदम भी कांग्रेस की तरफ से उठाया जा सकता है? किस तरह के आसार हैं मणिपुर में आज के घटनाक्रम को लेकर? देखिए, अभी तक राज्यपाल ने भी अपनी तरफ से कोई किसी को आमंत्रण नहीं दिया है, तो आप समझ सकती हैं कि राज्यपाल भी अभी इंतजार कर रही हैं। दो चीजों का इंतजार है। एक तो यह है कि चुनाव आयोग ने जो नए विधानसभा के गठन की पूरी प्रक्रिया होती है चुनाव आयोग द्वारा, वह अभी तक पूरी नहीं की गई है, तो वह उसका इंतजार कर रही हैं गवर्नर कि वो प्रक्रिया पूरी करके उनके पास पूरी रिपोर्ट आ जाए। दूसरी बात यह है कि 18 मार्च तक इस विधानसभा का कार्यकाल है बचा हुआ, और इस तरह से सरकार के पास भी 4-5 दिन है अभी और बचे हुए, ताकि उस बीच में वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ले। और तीसरी बात जो मुझे पता चला कि गोवा के मामले पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने केस दायर किया है, उसका भी गवर्नर इंतजार कर रहे हैं कि उस पर किस तरीके का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि मामला दोनों एक ही तरीके का है। मणिपुर और गोवा दोनों में बहुमत कांग्रेस के बहुमत मतलब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आई है, लेकिन जो गठबंधन जो बन रहा है, गठबंधन बीजेपी के पक्ष में है। और इसमें कोई विवाद नहीं है प्रीति की मणिपुर में जो गठबंधन के अन्य दल हो सकते हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे एनपीपी हो या एलपीएफ हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो या एक इंडिपेंडेंट हो, और यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस, जो स्वाभाविक तौर पर यह समझा जा सकता था कि वह कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का विधायक भी कल गवर्नर के सामने परेड करने पहुंच गया। तो स्थिति ये है, गवर्नर के सामने कोई नैतिक बोझ नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक, चूंकि मामला अदालत में चला गया है, इसलिए मणिपुर की गवर्नर भी इंतजार कर रही कि इस मामले पे अदालत किस तरह का निर्देश देती है, और उसके अनुसार से वो भी काम करेंगी। जहां तक बहुमत और अल्पमत की बात है, तो पोस्ट पोल अलायंस ही दोनों पार्टियां करने की कोशिश कर रही हैं। प्री पोल अलायंस ना तो बीजेपी ने किसी दल के साथ किया, न ही कांग्रेस ने किसी दल के साथ किया, लेकिन बीजेपी इस मामले में कह सकती है कि एनपीपी जो नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी है, वह बीजेपी ने जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया है, अम्ब्रेला अलायंस, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका वो सदस्य है एनपीपी। और लोकसभा चुनाव में दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। एनपीएफ की जो स्थिति है, एनपीएफ स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस के विरोध में खड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यूनाइटेड नागा काउंसिल ने ब्लॉकेट किया,
ब्लॉकेट के बाद जो जी। स्थिति बनी कि सारे नगा समुदाय के लोगों को उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के विरोध में वोट दीजिए, उन्होंने यह ऐलान किया कि अब हम कांग्रेस के खिलाफ जो सरकार बनेगी उसके साथ जाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी के पक्ष में एक बनी है स्थिति, और गवर्नर ने इसीलिए कल मुख्यमंत्री बोबी सिंह को कहा कि आप इस्तीफा दीजिए ताकि हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर दें। तो बोबी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अभी तक मणिपुर से कांग्रेस का कोई आदमी अभी तक नहीं गया है किसी कोर्ट में। तो उन्होंने एनपीपी को एक प्रस्ताव दिया है कि एनपीपी के जो 4 सदस्य हैं उसमें एक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और 3 को कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा देंगे। लेकिन इसके बाद एनपीपी ने कोई जवाब नहीं दिया है और एनपीपी के जो संयोजक है, जो अध्यक्ष है कॉनराड संगमा, उन्होंने गवर्नर को कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं। तो स्थिति इस मामले में अगर संख्या के हिसाब से कहें तो बीजेपी के पास संख्या है, लेकिन अब गोवा का जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी पर पूरी नजरें रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इस मामले में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, इस तमाम जानकारी को आपने हम तक पहुंचाया। इस पूरे अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गोवा और मणिपुर में कांग्रेस से कम सीटों के बावजूद बीजेपी के सरकार गठन की कोशिशों को कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। वहीं बीजेपी की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यपाल के फैसले का बचाव किया है। अरुण जेटली ने कहा कि खंडित जनादेश की स्थिति में बहुमत वाले गठबंधन के नेता को न्योता देने में राज्यपाल संवैधानिक रूप से सही है। जेटली ने ट्वीट किया कि खंडित जनादेश वाली विधानसभा में अगर विधायकों का बहुमत एक गठबंधन बनाता है तो सरकार गठन के लिए राज्यपाल की ओर से बहुमत वाले गठबंधन को न्योता देना और उसका एक संक्षिप्त अवधि में बहुमत साबित करना संवैधानिक रूप से सही होगा। उधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है। दोनों राज्यों में 16 मार्च को विधायक दल का नेता चुना जाना है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और महासचिव भूपेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की रविवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी नेता सरोज पांडे उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार बनाने के साथ मणिपुर में भी सरकार गठन का दावा पेश किया है। पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा इस हफ्ते बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि एसएम कृष्णा को 15 मार्च को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एसएम कृष्णा की पार्टी में एंट्री को टाल दिया गया था। हालांकि एसएम कृष्णा ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। 84 साल के एसएम कृष्णा ने 29 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने 46 साल तक कांग्रेस के लिए काम किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत खातों से नकदी निकासी की सीमा खत्म कर दी है। नोटबंदी के बाद बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध नहीं होने की वजह से नकदी निकासी की सीमा तय की गई थी। बैंकों और एटीएम में नए नोट पहुंचने के साथ साथ आरबीआई नकद निकासी पर लगी सीमाओं में ढील देता रहा। इससे पहले आरबीआई ने सेविंग अकाउंट से हफ्ते में अधिकतम 50,000 रुपए निकालने की सीमा तय की थी। हालांकि बैंकों को अपनी ओर से एटीएम से पैसे निकालने की सीमा तय करने का अधिकार दिया गया है। जेएनयू के एक छात्र ने सोमवार दोपहर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक सुसाइड करने वाला छात्र रजनी मुथुकृष्णन जेएनयू में एमफिल प्रथम वर्ष का छात्र था और तमिलनाडु के सेलम का रहने वाला था। होली के मौके पर कृष्ण ने अपने दोस्त के फ्लैट पर गया था और पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ समय से वो परेशान था। कृष्ण के दोस्तों ने फेसबुक पर कृष्ण की तरफ से 10 मार्च को किए गए पोस्ट को भी शेयर किया है। पोस्ट में कृष्ण ने असमानता की बात कही थी। पोस्ट में लिखा गया कि दाखिले में कोई समानता नहीं है। कृष्ण ने मौखिक परीक्षा में भी असमानता की बात लिखी थी। फिलहाल पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कृष्ण के परिजनों में पुलिस जांच की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पकड़े गए लोगों में से एक व्यक्ति महिला को पिछले कुछ महीनों से जानता था और बुधवार को वो ही पीड़िता को अपने दोस्त के फ्लैट पर लाया था। इसके बाद सभी आरोपियों ने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कल सुबह करीब 5:30 बजे महिला किसी तरह फ्लैट की बालकनी में पहुंची और उसने पहली मंजिल से छलांग लगा दी।
पीड़िता की आपबीती सुनने के बाद रास्ते से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 4 कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं, जबकि एक आरोपी पेशे से इंजीनियर है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के चलते सीमा पर तनाव बढ़ने लगा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल 2 दिन में 2 बार भारी गोलीबारी कर चुके हैं, जिसका सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारी गोलीबारी के चलते फिलहाल दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार रोक दिया गया है। वहीं पुंछ रावलकोट बस सेवा भी रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने चकंदबाग में सीमा व्यापार केंद्र को निशाना बनाकर मोर्टार दागे, जिसके बाद व्यापार केंद्र को बंद करना पड़ा। गोलीबारी के चलते व्यापार केंद्र को खासा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे इंडिया में इधर खासकर वो जो लोग हैं वो हमारे ट्रेड सेंटर इस वक्त टारगेट में हैं। तो हमारे ट्रेड सेंटर में जो गोडाउन थे वो भी है, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को तो उन्होंने टोटली डैमेज कर दिया है। जो सीमा पार से गोलीबारी का सेना माकूल जवाब दे रही है। गोलीबारी के चलते लोगों के बीच दहशत का माहौल है। क्या बच्चा स्कूल जानते मुतासर हो गया है, अपना अपना मकाना में उतना लेटे आवे, वो कोई बंदे चल फिर नहीं सकते, कोई पानी खाना पीना खत्म है बिल्कुल। 2 दिन में भारी गोलीबारी की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 9 मार्च को पुंछ की नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा में पूर्व सरपंच की हत्या का मामला सामने आया है। फयाज अहमद डार का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। उनका शव कल सुबह चेवा कला जिले के एक बाग में मिला। उनका शव पूरी तरह गोलियों से छलनी पाया गया है। पुलिस आरोपियों की पहचान करके तलाश में जुटी है। पुलवामा अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां 12 अप्रैल को लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। भूस्खलन की ताजा घटना के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बंद कर दिया गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक पंथियाल इलाके में भूस्खलन की वजह से राजमार्ग का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कई जगहों पर मलबा भी जमा हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। राजमार्ग की मौजूदा स्थिति जानने के लिए यात्रियों को जम्मू और श्रीनगर में नियंत्रण कक्षों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसे 2 दिन पहले ही खोला गया है। इससे पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 दिन तक बंद रहा था। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ज्यादतियों से नाराज बलूच कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान पर स्थानीय लोगों के उत्पीड़न और चीन की ओर से परियोजनाओं की स्थापना के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा बलूच कार्यकर्ताओं ने मानवाधिकार के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मेहरान मर्री ने कहा कि 4 से 5 महीनों में हालात बेहद खराब हो गए। यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष रिजॉर्ड जानेकी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हिंसा को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। Our demand from day one has been for UN to take Balochistan issues seriously and first and foremost send a fact-finding team. Although teams have been sent in the past, or working committees have been formed in the past, but when the teams go to Pakistan, their activities are absolutely obstructed. और बात खेल की दुनिया से अहम खबर है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 1 स्थान के नुकसान के साथ 4थे स्थान पर खिसक गए हैं, जबकि आर अश्विन ऑलराउंडरों की सूची में शीर्ष पर वापसी करने में कामयाब रहे। इसके अलावा गेंदबाजों की सूची में भी उन्होंने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 टेस्ट की 4 पारियों में उन्होंने 0, 13, 12 और 15 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ 936 अंक के साथ शीर्ष पर है। वहीं अश्विन ने ऑलराउंडरों की सूची में साकिब अल हसन को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। अश्विन के 434 अंक हैं। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम 16 मार्च से रांची में होने वाले तीसरे टेस्ट की तैयारियों में जुट गई है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। ब्रिटेन की संसद ने देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने का रास्ता साफ हो गया है। संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ओर से पेश किए गए 2 संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। इनमें यूरोपीय संघ के नागरिकों को ब्रिटेन में अधिकार देने और यूरोपीय संघ से किसी भी सौदे से पहले संसद की मंजूरी लेने का प्रस्ताव है।
संसद की मंजूरी के बाद बिल को रानी एलिजाबेथ के पास भेजा जाएगा। रानी एलिजाबेथ की मंजूरी मिलते ही यह बिल कानून बन जाएगा। ब्रिटेन सरकार को 31 मार्च से ब्रेक्जिट प्रक्रिया शुरू करनी है। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मंदिरों में खास पूजा का आयोजन किया गया। वहीं सीमा पर जवानों ने भी होली का लुत्फ उठाया। उड़ता गुलाल, रंगों में सराबोर लोग, हर तरफ होली की मस्ती। देश भर में लोग होली के जश्न में डूबे नजर आए। मथुरा के वृंदावन में लोगों ने बांके बिहारी मंदिर में होली मनाई। ऐसी होली मैंने पहली जिंदगी में कभी नहीं देखी। इट्स ब्यूटीफुल होली और मेरे ख्याल से ये दुनिया में और कहीं हो भी नहीं सकती। हमने इसको बहुत मिस किया। स्पेशली हम कनाडा से ये होली देखने के लिए आए। दिल्ली में लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया तो लखनऊ में भी लोग होली के रंग में सराबोर रहे। जो रंग भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को लगाया था वो रंग आज भी प्रासंगिक है। वो आज रंग प्रकृति ने, आप चारों तरफ देखोगे, वो प्रकृति ने रंग होली के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में बिखेरा हुआ है। सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई, तो वहीं पुंछ में सेना ने होली मिलन के कार्यक्रम में भाईचारे का पैगाम दिया। होली है। सभी देशवासियों को हमें ये कहना है कि जब तक हम लोग तैनात हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता न करें और बिल्कुल सुरक्षा के बारे में हम लोग मुस्तैद हैं, मुस्तैद रहेंगे। गुलाबी शहर जयपुर में भी लोगों ने खूब गुलाल उड़ाया। आम लोगों के साथ ही सैलानियों ने भी होली का जमकर लुत्फ उठाया। फाक की मस्ती में रंगों की बौछार ने विदेशी सैलानियों को भी झूमने के लिए मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की करते हैं। मशहूर भौतिकविद अल्बर्ट आइंस्टाइन की आज जयंती है। आज ही के दिन 1879 को जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। आइंस्टाइन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। अपने पूरे जीवन काल में आइंस्टाइन ने सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से ज्यादा वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और अब आखिर में हेडलाइंस। गोवा में मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण आज। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, जनता के मत को नकारने का आरोप। मणिपुर में बीजेपी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। कांग्रेस ने लगाया जोड़तोड़ का आरोप। संसद में आज उठ सकता है मुद्दा। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से 24 घंटे में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन। भारत ने कही मुंहतोड़ जवाब देने के बाद रोकी गई पुंछ रावलकोट बस सेवा। चकंदाबाग में व्यापार केंद्र बंद। ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया होगी शुरू। संसद ने दी ब्रेक्जिट विधेयक को मंजूरी। शाही सहमति के लिए आज भेजा जाएगा प्रस्ताव। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को एक स्थान का नुकसान। बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर खिसके अश्विन। ऑलराउंडरों में फिर नंबर 1। रांची में 16 मार्च से तीसरे टेस्ट की तैयारी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।